जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने केमिस्ट्री के इस सप्ताह के पहले क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर केमिस्ट्री क्लासेस। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, दैट मीन्स धातु और अधातु, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से धातु कर्म किया जाता है, दैट मीन्स मेटरोलॉजी जो होता है, कौन कौन से स्टेप से जब अयस्क ओर्स गुजरते हैं तो हमें धातु प्राप्त होता है। जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, 6 स्टेप पढ़ा था। 6 स्टेप पढ़ा था ये कि कौन कौन से स्टेप यानी कौन कौन से हमारे टर्म से जब गुजरता है और तो किस प्रकार से हमें धातु मिलती है। और इसका आखिरी स्टेप आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि धातु कर्म के सिद्धांत क्या होते हैं, किस सिद्धांतों के अनुसार हम अयस्कों से धातुओं को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग इसके पिछले वाले क्लास में याद कीजिए, मैंने लास्ट आपको पढ़ाया था, वो था आपका धातुमल यानी स्लेज। यानी क्या होता है कि द्रावक ऑक्साइड में उपस्थित अद्रवणशील अपद्रव्यों के साथ क्या किया जाता है, संयोग करके उन्हें द्रवणशील पदार्थ में बदल देता है। बदलने के कारण क्या होता है कि वो इतना हल्का होता है कि वो धातुओं के ऊपर तैरते रहता है तो उसे आसानी से हटा लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा 7th स्टेप आता है। 7th स्टेप दैट मीन्स बोला जाता है प्रगलन, जिसे हम स्मेल्टिंग कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि अब देखिए, वहां से हम लोगों ने कचरा को बाहर निकाल दिया, हमारे धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो गए हैं। तो धातु के ऑक्साइड को कोयले के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। कोक के साथ गर्म किया जाता है, कोयले के साथ गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, धातु प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर मेट्रोलॉजी में 7 स्टेप आते हैं। 7 स्टेप आते हैं। 7 स्टेप में हमारा आखिरी जो होता है वो होता है प्रगलन, स्मेल्टिंग। पहला हमारा आता है मैट्रिक्स यानी अधात्री। दूसरा हमने पढ़ा था अयस्क का सांद्रण, दैट मीन्स ड्रेसिंग ऑफ द ओर यानी सफाई करना। तीसरा हमने पढ़ा था निस्तापन यानी कैलिनिएशन। और उसके बाद चौथा हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा, रोस्टिंग यानी जारण। पांचवा हम लोगों ने पढ़ा था द्रावक, फ्लस्क। और छठा पढ़ा था स्लेग, धातुमल। यानी 6 धातु कर्म के स्टेप मैंने आपको पढ़ा दिया था। किस प्रकार से ऑक्साइड में, सल्फाइड में, कार्बोनेट में, किन अयस्कों में कौन कौन सी विधि या कौन कौन से टर्म्स कंडीशन लागू होते हैं, इसके बारे में चर्चा मैंने कर दिया था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बिना देरी के आज के टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारा धातु कर्म का अंतिम, लास्ट यानी अगला टॉपिक है हमारा प्रगलन, स्मेल्टिंग। इसमें होता क्या है कि जब कोई अयस्क में जब हम क्या करते हैं कि धातुमल यानी स्लेग को जब बाहर निकालते हैं, यानी कचरा हमारा जब द्रव के रूप में हमारे धातु के ऊपर बहता है तो उसे किसी बर्तन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि धातु जो है ऑक्साइड में परिवर्तित हुआ रहता है। तो धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ जब गर्म करते हैं, दैट मीन्स कोयले के चूर्ण के साथ जब गर्म करते हैं, तो वो हमें धातु के रूप में धातु देता है। यानी धातु के ऑक्साइड को कोयले के साथ जब गर्म करते हैं तो हमें धातु प्राप्त हो जाता है। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल बाय ए हीटिंग इट विथ कोक इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। ये हमारा अंतिम धातु कर्म यानी मेटरोलॉजी का अंतिम स्टेप है, टर्म है। उसके बाद हम बात करेंगे धातु कर्म के सिद्धांत की। तो सबसे पहले चलिए हम लोग स्मेल्टिंग के बारे में एक बार बोर्ड पे देखते हैं। तो जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तथा जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे। दूसरी बात, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। वीडियो आप पूरा देखेंगे, आपकी पूरी थ्योरी होगी, आपको समझ में पूरा आएगा। बहुत लोग समझ के भाग जाते हैं, तो ऐसा करेंगे तो आपको कभी भी समझ में नहीं आने वाला है। और आपको मैंने ये भी बताया है कि 1 जुलाई से आपका क्रमशः हर सब्जेक्ट इस चैनल पे आने वाला है, अलग अलग टीचरों के माध्यम से। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कल में शेयर कीजिए, आप लोगों को फ़ायदा जरूर मिलेगा, ये गारंटी है। तो चलिए हम आज देखते हैं हमारे धातु कर्म के 7th स्टेप। 6 हमने पढ़ लिया, प्रगलन, स्मेल्टिंग। धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित करने की क्रिया
प्रगलन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल बाय हीटिंग इट विथ कोक इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। यानी धातु के ऑक्साइड को जब कोक के साथ गर्म किया जाता है तो हमें धातु प्राप्त होता है। हम क्या करते हैं, वी विल गेट अ मेटल। उसके बाद जब बात करेंगे हम बात करेंगे धातु कर्म के सिद्धांतों के। तो याद रखिएगा कि धातु कर्म के सिद्धांत धातुओं की सक्रियता श्रेणी यानी वो कितना क्रियाशील है उस पर डिपेंड करता है। तो इसको बांट दिया गया है 1, 2 एंड 3। पहला होता है अपर, दूसरा होता है मिडल या मध्य भाग कहेंगे, और तीसरा होता है लोअर। ये जो ऊपर वाले धातु होते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील। जो सेकंड मिडिल वाले होते हैं वो कम क्रियाशील यानी अधिक क्रियाशील से कम क्रियाशील होते हैं, और थर्ड वाले होते हैं ये बिल्कुल ही कम क्रियाशील होते हैं। यानी हमारे धातुओं के क्रियाशीलता श्रेणी में जब आप पढ़ेंगे, मैंने आपको धातु की क्रियाशीलता श्रेणी का एक चार्ट बनवाया था, उसमें मैंने आप लोगों को नोटिस करवाया था कि कौन कौन सी धातुएं जो होती हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं और कौन कौन सी जो धातुएं होती हैं वो कम क्रियाशील होती हैं। तो हमारा जो धातु कर्म के सिद्धांत है उन्हीं क्रियाशीलता के आधार पर कार्य करता है। यानी द प्रिंसिपल ऑफ मेटरोलॉजी इज वर्क ऑन एक्टिविटी ऑफ मेटल, यानी वो कितना एक्टिव है उसी के अनुसार से वो कार्य करेंगे, यानी धातु कर्म का सिद्धांत उस पर लागू होता है। तो सबसे पहले हमारा आता है कि देखिए, अयस्क के किसी धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया उस धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। जो धातुएं क्रियाशीलता श्रेणी के ऊपरी भाग में आती हैं वो काफी क्रियाशील होती हैं। वो क्या होती हैं? काफी क्रियाशील होती हैं। ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। इन्हें द्रवित अयस्क का वैद्युत अपघटन करके धातु प्राप्त किया जाता है। पहला धातु क्रम का क्या सिद्धांत है कि जो धातुएं ऊपरी भाग में पाई जाती हैं, यानी धातुओं के जो लिस्ट में धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में जो ऊपरी भाग में पाई जाती हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं, वो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। तो उनका धातु क्रम या उनको धातु बनाने के लिए, धातु उनसे प्राप्त करने के लिए वैद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? वैद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। उसका क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। दैट मीन्स धातु के ऑक्साइड में क्या किया जाता है? विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, और विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात हमें धातु प्राप्त होता है। तो चलिए एक बार हम लोग बोर्ड पे अपने टॉपिक पे नजर डालते हैं। धातु कर्म के सिद्धांत, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मेटरोलॉजी, अयस्क के किसी धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया उस धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। द प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ दैट मेटल। जिसमें हमारा पहला आता है जो धातु है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये ऊपरी भाग में है। ईटीसी, ईटीसी यहाँ आदि लिख लीजिएगा, यानी एक्स्ट्रा। क्रियाशीलता श्रेणी के ऊपरी भाग में है, वे काफी क्रियाशील होती हैं, ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। इन्हें द्रवित अयस्क का वैद्युत अपघटन करके निष्कर्षित किया जाता है। यानी जो ऊपरी भाग में पाए जाते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं। अधिक क्रियाशील होने के कारण ये क्या होते हैं? मुक्त अवस्था में पाए नहीं जाते हैं। यही कारण है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और उसके बाद हमें धातु मिलता है। द मेटल्स विच आर K, Na, Ca and Mg in the upper part of the reactivity series are very reactive. These are not found the free state, they are extruded by a electrolysis of the molten ore. यानी हम अयस्क का वैद्युत अपघटन करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं। जब इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेंगे तो आगे पढ़ेंगे कि कैथोड पर धातु यानी मेटल और एनोड पे धातु निष्कर्षित होती हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे।
जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि धातु कर्म के सिद्धांत, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मेट्रोलॉजी, जिसमें आप लोगों ने पहला पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो चुका है, आप लोगों को मैंने समझा दिया है। अब देखते हैं हम इसके दूसरे पॉइंट को। तो सबसे पहले आप लोग नोटिस किए होंगे कि आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया था कि धातुओं के क्रियाशीलता श्रेणी, आप लोगों को याद होगा कि मैंने जब पढ़ाया था क्या, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, तो एक बार आप लोग क्या कीजिए, अपने उस पन्ने को पलटिएगा, या आप यदि याद किए होंगे तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या था आप में के, उसके बाद था BA, उसके बाद था CA, NA, ये आपके सबसे ऊपर वाले थे, यानी Mg, क्या था Mg, एल्युमिनियम, Zn, ऐसे करके हमने आपको क्या किया था, एक लिखवाया था क्या, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, दैट मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल, जिसमें आप लोग देखे होंगे कि आपके सबसे नीचे ये आपका हो गया ऊपरी भाग, जिसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। ये हमारा था दूसरा भाग, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरा हमारा क्या था, तीसरा आप लोग नोटिस किए होंगे, ये था Cu, Hg, Ag, Pt और Au भी था। ये हमारा तीसरा सीरीज था। और लगभग उसके बाद हम आते हैं इसके आगे Fe के बाद था तो Fe, Pb, Sn, ऐसे करके आपका सीरीज मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब देखिए धातु कर्म के सिद्धांत, दैट मीन्स ये आप लोग देख रहे हैं धातु कर्म के सिद्धांत। तो जैसे ही हम लोगों ने पहला पढ़ा, आप लोगों को मैंने समझा दिया कि पहला क्या होता है, कि पहला जो ऊपर वाली जो श्रेणी होती है धातुओं की क्रियाशीलता की, जिसमें मैंने पढ़ाया था कि जो जल से बहुत तेज अभिक्रिया करती हैं, तो ये क्या होती हैं कि मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, इसलिए इसका विद्युत अपघटन, ये हमारा क्लियर हो गया है। जब दूसरे में चलते हैं तो सपोज ये हमारा यहाँ से लेते हैं, Zn से लेते हैं Sn तक, ये हमारा दूसरा है, क्या है, ये हमारी यानी प्रिंसिपल ऑफ मेट्रोलॉजी नंबर 2। इसमें जब बात करते हैं तो लिखता है या हम पढ़ते हैं कि जो धातुएं क्रियाशीलता श्रेणी के मध्य भाग में हैं, ये मंद क्रियाशील होती है। ये क्या होती है, मंद क्रियाशील होती है। कभी कभी आप लोग देखिएगा कि किसी लोहे को हम खुली हवा में जब छोड़ देते हैं तो एक ही बार जंग नहीं लगता है, बहुत दिन तक छोड़ने के बाद क्या करता है, वो लोहे में जंग लग जाता है, यानी Fe में रोस्ट होने लगता है, जंग उसे खाने लगता है। तो ये प्रक्रिया बहुत दिन बाद होती है, ऐसा नहीं कि आज डाले कल जंग लग गया और वो धीरे धीरे सड़ने लगा। तो ये जो धातुएं होती हैं, यानी जो मध्य में धातुएं होती हैं, क्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में जो धातुएं होती हैं, ये मंद क्रियाशील होती हैं, मध्य वाली धातुएं। तो इन धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क से निस्तापन या जारण द्वारा, दैट मीन्स कैल्सिएशन एंड रस्टिंग के द्वारा हमें धातु प्राप्त होता है। इनके अयस्कों को निकाला जाता है, उनका कैल्सिएशन किया जाता है या रस्टिंग किया जाता है, तब हमें मेटल की प्राप्ति होती है, या निस्तापन करेंगे या जारण करेंगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया क्लियर। अब चलते हैं हम अपने, ये देखिए ये हमारा तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर में Hg, Ag, यानी पारा हो गया, सिल्वर आपका हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनियम हो गया, कॉपर हो गया। जो धातु क्रियाशीलता श्रेणी के निचले भाग में है, दैट मीन्स ये थर्ड पर्सन है, ये सेकेंड स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट के लिए विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, दूसरे में कैल्सिएशन या रस्टिंग करेंगे। लेकिन जब तीसरा हम लोग जब पढ़ते हैं, अपना तीसरा जब सिद्धांत पढ़ते हैं, तो देखिए तीसरा जब सिद्धांत हम पढ़ेंगे तो सीधी सीधी भाषा में जो नीचे वाली धातु होती है वो सबसे कम क्रियाशील होती है। वो क्या होती है, सबसे कम क्रियाशील होती है, यानी लिस्ट रिएक्टिव होती हैं। इन धातुओं को जारण के द्वारा, दैट मीन्स रस्टिंग के द्वारा क्या किया जाता है, रस्टिंग के द्वारा हम इनके अयस्कों से मेटल प्राप्त कर लेते हैं। कारण क्या है कि ये सबसे कम क्रियाशील होती हैं, और यही कारण है कि रस्टिंग के द्वारा हम इसे क्या करते हैं, वो
होता क्या है कि जैसे ही ये हमारा तीसरा जो है सबसे कम क्रियाशील होता है, तो कम क्रियाशील होता है तो रीजन क्या है इसका, कम क्रियाशील होने की वजह से इसके रस्टिंग के द्वारा हम इसके अयस्कों से क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं मेटल यानी धातु। अब चलिए अब इसके थ्योरी को एक बार हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम उसको समझेंगे। ये मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ ये आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसे एक बार याद कर सकते हैं कि ये क्या था, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल था, यानी क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं की श्रेणी थी। अब चलिए इसके थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। तो थ्योरी में देखिए हमने पहला पढ़ लिया है, दूसरा पढ़ेंगे। जो धातुएं Zn, Fe, Pb, etc क्रियाशीलता श्रेणी के मध्य भाग में हैं, ये मंद क्रियाशील होती हैं। इन धातुओं को उनके सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों से निस्तापन या जारण द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, निस्तापन या जारण द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे तो द मेटल्स विच आर इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर retreated. These metal are obtained from their sulfides and carbonate by the process of chelination and rusting. ये देखिए ये आपका दूसरा है। दूसरा, पहला हम लोगों ने पढ़ा जो ऊपर वाले धातुएं होती हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं, तो उनको इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वैद्युत अपघटन के द्वारा हम मेटल प्राप्त करते हैं। लेकिन दूसरे में मंद क्रियाशील होती है, तो इनको क्या करते हैं, मंद क्रियाशील है तो इनको हम निस्तापन या जारण, दैट मीन्स कैल्सिएशन या रस्टिंग द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। जब तीसरे नंबर पे आते हैं, ये हमारा थर्ड नंबर है, तो ये तीसरा जो होता है वो कम क्रियाशील होता है। तो कम क्रियाशील होता है तो ये सबसे कम क्रियाशील होती है, जिसमें आता है आपका सोना आ जाता है, चांदी आ जाता है, प्लेटिनम, कॉपर, ये सब जो होते हैं कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। तो ये क्या करती हैं, इनको हम इनके अयस्कों को सिर्फ रस्टिंग करते हैं, दैट मीन्स जारण करते हैं, उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, मेटल प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए और हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, हमेशा ही बड़ों का सम्मान कीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।